व्यंग धारा समूह की यह 41वीं गोष्ठी है और 41 गोष्ठी में रविवार को जो ऑनलाइन गोष्ठी है वो 41वीं है और रविवार को हम रचना 4-5 लोगों की रचना लेते हैं, उस पर टिप्पणियां करते हैं, व्यंग विमर्श करते हैं और महीने में एक बार या 2 बार व्यंग विमर्श भी करते हैं, जिसमें अभी तक हमने प्रेम जन्मजय और सुभाष चंद्र से आरंभ की थी। सुभाष चंद्र के बाद ज्ञान चतुर्वेदी और शशिकांत और विनोद साय और उसके बाद फिर प्रेम जन्मजय को भी बुलाया था, हरीश नवल को बुलाया था। ऐसे तमाम लोग व्यंग और व्यंग पे बड़ी गंभीर चर्चा होती रही और उस पर हम लोग बड़ी ईमानदारी से काम करते रहे। हमने आपको बता दें कि हमने संख्या बल पर मेरे 298 सदस्य हैं समूह में या मेरे 167 लोग हैं समूह में, इस बात की परवाह नहीं की है। हमारा पूरा ध्यान केंद्रित रहा व्यंग को समर्पित और सार्थक काम हो और अन्य समूह भी बड़े ईमानदारी से अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छा काम भी कर रहे हैं। किंतु हमारा उसमें थोड़ा सा ये रहा है कि शुद्धतम है, हम व्यंग के अलावा कोई और बात करते ही नहीं। व्यंग में हास्य आ सकता है, हास्य में व्यंग आ सकता है, ये इसकी पूरी संभावना रहती है और उस पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। और इसके साथ हमारा जो उद्देश्य रहता है कि हम व्यंग के विभिन्न विषयों पर बातचीत करें और विषय कुछ ऐसे भी हमने चुने हैं कि बाहर जो व्यंग लिखा गया है, चाहे रचनाओं पे आ रहा हो, चाहे पत्रिकाओं में आ रहा हो, चाहे किसी विमर्श में भी आ रहा हो, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा करने का मतलब ये रहता है कि अगर कहीं कुछ थोड़ा सा हमको लगता है ये व्यंग की कल्पना के अनुरूप नहीं है, तो हम उस पर टोका टिप्पणी कर देते हैं और इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत अनुग्रह या कोई पक्ष नहीं रहता। हम उससे रचना बात करते, व्यक्तिगत नहीं करते। विगत दिनों हमने एक नया रूप लाया था। हमने इस महीने की मतलब व्यक्तिगत मतलब जनवरी महीने की हमने 8 रचना को चयन किया था। 8 रचना में से 2 रचना पर बात करने के लिए 4 लोगों को आमंत्रित किया था। एक आदमी 2 रचनाओं पर बातचीत करे एक सिलसिला का, और उस पर वो उन रचनाओं को चयन इस ढंग से किया था कि हम अच्छी और बुरी रचनाओं का अंतर देख सके, उनका निर्णय कर सके। और इसीलिए कुछ रचना अच्छी थी, कुछ रचना खराब थी और लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी बात कही। और इसी क्रम में एक और बात हमने आरंभ की थी कि 30-40 साल 50 साल से बहुत से लोग व्यंग लिख रहे हैं, इनको किसी प्रकार का मतलब लालच नहीं है, पूरी तरह से मौन रहकर साधक होकर आज भी सक्रिय हैं। और उसके लिए तो हमने सोचा कि उनको ना सोशल मीडिया से मतलब है, ना किसी और से मतलब, अखबार में छप गई ठीक, नहीं छपी कोई बात नहीं, क्योंकि सक्रिय है। तो हमने उन पर काम चालू किया और उस पर रहा महत्व व्यंग्यकार। तो महत्व व्यंग्यकार में उनकी रचनाओं पर, उनके कृतित्व पर, उनके व्यक्तित्व पर और हमने आलेख पढ़वाए मित्रों से, उनसे बात करवाई और लेखक से अपनी बात करवाई कि वो क्या सोचते हैं इस दौर में, और उनके जो मित्र हैं उनसे भी बात करवाई। और कुल मिला के यह भी कार्यक्रम मतलब इसी समयावधि में था, 1.5 से 2 घंटे के बीच में तो हमने करवाया। तो ये सब लोग मित्र जानते हैं, क्योंकि सुरवाला जी और प्रीतम जी हमसे पहली बार जुड़ी है समूह से। थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय देना जरूरी था। अब हम आते हैं कि इस मकसद का
हमने निश्चित है कि अलका जी ने हमको स्मरण दिलाया कि महिला आलोचक या लेखिका विमर्श नहीं कर सकती हैं। तो उस वक्त भी हमने थोड़ा सा टोक दिया था संकेत में कि आप महिला और पुरुष की बात न करें। और जब हमने सूरवाला जी से बातचीत की तो सूरवाला जी ने भी यही कहा था कि आप महिला की बात तो कर रहे हैं, आप मुझे पुरुष, कोई पुरुष तो नहीं, हम तो नहीं है तो मैंने उनका बताया कि सरोजनी जी से जब बातचीत की तो उन्होंने यही बात की और कहा कि कौन है, तो मैंने बताया सूरवाला जी। अब जब विमर्श की बातचीत हुई तो आज का परिदृश्य जैसा चल रहा है, मतलब हमारी सूरवाला जी भी और सरोजनी जी बहुत सक्रिय हैं। आज के वर्तमान को बहुत गंभीरता से, बहुत बारीकी से वो देख रही है, क्या रचनात्मक है। उन्होंने अपने समय को जब 74-75 के आसपास आप दोनों ने लिखना चालू किया था और उस दौर में व्यंग में महिलाएं कम थी और उस समय में कथा लेखिका बहुत ज्यादा थी। तो कथा लेखिका ज्यादा थी, व्यंग में कम। तो इन्होंने एक जमीन तैयार की। मैं पक्षपात, आरक्षण या महिला की बात नहीं कर रहा हूँ कि महिलाओं को घर से, क्योंकि व्यंग को बड़ा कठोर व्यक्ति वाला कहा जाता है कि वो कहते हैं निर्मलता से प्यार किया, कठोरता, तीखा प्यार किया, जबकि महिलाओं की जो मनोभावना रहती है बहुत नरम दिल रहते हैं, बहुत बारीकी से रहते हैं, मतलब बहुत संवेदनशील रहते हैं ना? तो इस कारण लोगों को आश्चर्य होता था कि महिलाएं भी व्यंग लिख सकती हैं। और आप दोनों का साहित्य जगत में बहुत सम्मान हुआ और बहुत सही ढंग से सराहा गया। आज मैं सूरवाला जी की बात करूं तो सूरवाला जी के लगभग सूरवाला जी के लगभग 6 उपन्यास, रीति का पीएचडी, 18 कहानी संग्रह, 10 व्यंग संग्रह और डायरी, संस्मरण, पता नहीं क्या क्या नहीं लिखा। हाँ, बाल साहित्य में लिखा। और उन संग्रह से पूरा आप जब उनका साहित्य पढ़ें, चाहे वो व्यंग पढ़े, चाहे कहानी पढ़े, चाहे साहित्य पढ़े, तो उनकी जो दृष्टि है, सामाजिक सरोकारों की दृष्टि, संवेदनशीलता की दृष्टि, वो सब अपने आप बाहर आ जाती है, समझ में आती है। इसी प्रकार सरोजनी जी ने पीएचडी की है, काशी विश्वविद्यालय से पीएचडी की है, सॉरी दिल्ली पीएचडी की है। और उन्होंने एक नया नवाचार साहित्य में चालू किया था। पहले मुक्तक लिखे जाते थे, फिर उन्होंने एक क्षणिका लिखी और जब क्षणिका के बाद उन्होंने लिखा हंसिकाएं लिखी। अब वो शब्द बड़ा हंसिकाएं हो सकता है, किंतु जब उन 4 लाइन को देखो तो आपको लगेगा कि हंसी से ज्यादा, हास्य से ज्यादा उन रचनाओं में व्यंग ज्यादा तीखे तिवले के सामने आता है। मैं बीच में कभी एक आध उनका पर्चा कराऊंगा लोगों से। तो इन दोनों लेखिकाओं ने व्यंग को बड़ी मजबूती से उस आरंभकाल में किया है जिसकी उस वक्त कोई कल्पना नहीं कर सकता था। क्योंकि जैसे मैंने पूर्व में कहा कि स्त्रियां बहुत संवेदनशील होती हैं, कठोरता उनमें नहीं रहती है और पुरुष इन दोनों के विपरीत माना जाता है। और किंतु पुरुष भी कभी कभी पर्दे पर छुप कर फांसी पहुंच लेते हैं। जब एक व्यंग्यकार की स्थिति ऐसी आ जाती है, तो इन सब चीजों के लेके मैं आज जो व्यंग का विषय रखा गया है, व्यंग और व्यंग्यकार का दायरा और दायित्व, मैं आप दोनों से पूरी श्रद्धा के साथ अपेक्षा करूंगा कि आप इन रचनाओं में समय सीमा का ध्यान न दें और परिवेश का भी ध्यान न दें, खुल के बात करें।
चीज है। मैं बहुत सम्मान के साथ आदरणीय डॉक्टर सूरवाला जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे इस पर अपनी बात कहें। सूरवाला जी। सूरवाला जी माइक ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है? जी हाँ जी, आ रही है। चलिए, तो सैनी जी और रमेश सैनी जी, रमेश तिवारी जी और जितने लोगों के नाम यहाँ देखे मैंने, विवेक रंजन श्रीवास्तव हैं और शांति लाल जैन जी हैं, अलका अग्रवाल हैं, अरुण अर्णव खरे हैं, सब हमारे खूब जाने पहचाने खूब अपने लोग हैं, जो अलका ने भी कहा कि हमारी फैमिली है। तो इनके बीच में हम बहुत एक दूसरे को बहुत ज्यादा जानते हैं, एक दूसरे की रचनाओं के माध्यम से, एक दूसरे के व्यंग्य के माध्यम से। अभी अभी शांतिलाल जी ने अपना एक व्यंग्य संग्रह भेजा था, देखा। विवेक रंजन श्रीवास्तव का देखा, अरुण अर्णव खरे का पिछले वर्ष देखा था। और बहुत ही गर्व होता है, अच्छा लगता है अपने उत्तराधिकारियों को। मुझे बड़े होने का एक एहसास ना होता है। यज्ञ शर्मा जी थे, तो वो कहा करते थे कि बाद में धीरे से उन्होंने कहा कि सूर्यबाला जी मुझे भी अपने छोटे भाई की तरह ट्रीट करती हैं, जबकि मैं उनसे 1.5 साल बड़ा हूँ। तो इस तरह के भ्रम मैं पाल लेती हूँ, लेकिन उससे मेरे उसमें व्यवहार में अंतर नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले तो आपकी व्यंग्य धारा का और आप दोनों का बहुत बहुत आभार, जितने लोग यहाँ आए हैं। और सबसे अच्छा ये हुआ कि आप मेरे साथ साथ सरोजनी प्रीतम जी को लाए हैं। हम दोनों एक साथ, मुझे लगता है करीब करीब जो मैं गद्य में कर रही थी, वो सरोजनी जी कविताओं पद्य के माध्यम से कर रही थी। और एक बड़ा अच्छा सा शीर्षक, एक नया, एक तरह से मैं कहूँ तो एक विदाई चुन ली उन्होंने। क्षणिकाएं सब लोग जानते थे, हंसिकाएं नहीं जानते थे। सरोजनी जी ने हिंदी साहित्य को, हिंदी पाठक वर्ग को हंसिकाओं से परिचित कराया। और उनकी हंसिकाएं, जैसा कि सैनी जी ने अभी कहा कि वो नाम की हंसिकाएं थी, एक शीर्षक बड़ा अच्छा उठा था, लेकिन उसमें बड़े अच्छे कटाक्ष और परिहासी व्यंग्य हुआ करते थे हमेशा से। इसलिए बहुत ज्यादा उनकी और कोई ऐसी पत्रिका नहीं होती थी जिसमें कि सरोजनी जी का की हंसिकाएं ना आती हो, क्योंकि बड़ा फायदा ये रहता है कि हंसिकाएं छोटी कविता रहती है, और ये अपना व्यंग्य तो गद्य व्यंग्य ज्यादा समय लेता है, पढ़ने में भी समझने में भी। तो पहले तो वही जो मैंने कहा, आप लोगों का आभार। और सैनी जी, आप जीत गए। मैंने इतनी कोशिश की, इतनी तरह से आपको बड़े वाजिब कारण बताए थे अपने आज यहाँ ना हो पाने की, लेकिन आपने, आप पैदाइशी व्यंग्यकार हैं और व्यंग्यकार सामने की विद्रोहों को बहुत बारीकी से, बहुत गहराई तक देखता है। तो आपने मुझे आज यहाँ आने के लिए राजी कर लिया। और आज लेकिन ये आप लोगों के साथ बहुत अच्छी शुरुआत हुई। और एक और बात जो मैंने शुरू में ही कही थी, सरोजनी जी ने भी आपसे कही कि महिला महिला क्यों, तो मैं अभी भी शुरुआत में ही कह देती हूँ, कहीं मैं बाद में भूल ना जाऊं, कि जिस तरह से कथा लेखन में महिला लेखन और पुरुष लेखन एक अपनी अपने पाले में कबड्डी खेलते रहे, वैसी श्रेणियां हम व्यंग्य में बिल्कुल विभाजित न करें। और व्यंग्य में किसी भी विधा में, किसी भी लेखन में, जो अभी लिखा किसी ने कि लेखक लेखक होता है, रचनाकार रचनाकार होता है, और उसमें महिला या पुरुष का जैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और किसी तरह की एक गलत तरह की दाग डांट या प्रतिस्पर्धा भी नहीं होनी चाहिए। और हम जब बात करें तो अपने व्यंग्य की बात करें, समग्रतः जो कहते हैं महिलाओं की बात ना करें। मैं एक बात आपसे बिल्कुल स्पष्ट कह देती हूँ, कोई भी विधा हो, कोई भी समय हो, उसमें बहुत अच्छा भी लिखा जाता है, बहुत सामान्य भी। और एक जो एक लेखन का जो चला रहता है, और ये ऐसा कोई नहीं है कि हाँ फला व्यक्ति
सिर्फ अच्छा ही लिखता है। वैसे थोड़ी सी ये बात जरूर है, आज मैं किसी का पढ़ रही थी व्यंग्य बड़ा अच्छा, तो उन्होंने लिखा था कि जैसे पूत के पांव पालने में दिखाई पड़ जाते हैं, उसी तरह किसी भी लेखक की, किसी भी व्यंग्यकार की एक दो रचना पढ़ करके ही ये समझ में आ जाता है कि हाँ ये किस स्तर का, किस श्रेणी का व्यंग्यकार है। और कुछ तो कभी कभी उस लेखक को भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक लेखक को खुद नहीं पता होगा वो कभी अपने को लगातार अपना सुधार। शशिकांत सिंह शशि जी आ गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये नहीं कर सकता है। तो अभी तो मैं आपको यही कहूंगी कि आपने सचमुच व्यंग्य को लेकर बड़ी गंभीर दृष्टि से, जो मैं बताऊं कि व्यंग्य के साथ एक बहुत बड़ी विडंबना ये भी है कि अच्छे अच्छे लोग भी व्यंग्य को बहुत आसान चीज समझ लेते हैं, और मुझे तो लगता है कई व्यंग्यकार भी आसान चीज न समझते हो, आसान विधा। वो मुझसे कई बार ऐसी लोगों ने कह दिया है, कोई चीज हुई हंसने की और मुझसे कह दिया कि इसी पर एक व्यंग्य लिख डालिएगा। मुझे इतना अंदर से ये इनको कैसे बताया जाए कि व्यंग्य लिखना मजाक नहीं है। मजाक भी, हंसी को भी कहते हैं हास्य भी। हंसाना किसी को, रुलाना आसान है, हंसाना आसान नहीं है। तो आप जो आज ये बहुत महत्वपूर्ण आपने एक विषय चुना है कि व्यंग्यकार का, व्यंग्य और व्यंग्यकार का दायरा और दायित्व, तो थोड़ा सा मैं हमें थोड़ा बताइए कि समय कितना है। नहीं तो मैं जो मैं कहती हूँ महिला हूँ, माइक के पास बैठी हूँ, बोलती चली जाऊंगी। मुझे समय कितना है, 5 मिनट, 3 मिनट, और हर बार मैं कितना समय लूँ? तो चलिए मैं जी सुरवरा जी, समय मतलब बहुत ज्यादा नहीं है किंतु कम भी नहीं है। आप 15 से 20 मिनट 22 मिनट बोल सकती है। और अगर आपको लगता है कि मतलब लोग महत्वपूर्ण बात चल रही है, चर्चा चल रही है, तो आप अपने समय को अपने हिसाब से बांध सकते हैं। नहीं, एक बात और अभी बता दीजिए कि हमें कई बार बोलने का समय मिलेगा या कि एक बार में ही अपनी पूरी बात समाप्त कर देंगे, ये अवश्य नहीं, आप क्या है, एक बार में अपनी बात रख लीजिए, और मैं मित्रों से आग्रह करता हूँ उन्हीं बातों पे आप अपने सवाल हमारे व्हाट्सएप उसमें डाल दीजिए, हैं, चैट बॉक्स में। और लगभग उतना ही समय सरोजनी जी का रहेगा, और उसके बाद जो सवाल आएंगे सवाल कर लेंगे। हाँ, बाद में अगर आपको लगता है कि कुछ हम स्पष्टीकरण कर सकें या कुछ बात चूक गई है जो हम अपने वक्तव्य में नहीं बोल पाए, उसको हम रख दें तो मिलेगा समय, कोई ऐसा नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं निश्चिंत हो गई। अभी तक मैं यही सोच रही थी कि अब खत्म कर दूं या कुछ। तो मैं ये कह रही थी कि ये बहुत सारी ये दायरे वाली बात जो कही, मैं सीधे इस पर आती हूँ। और उसके बाद पहले तो मैं ये आपको ये भी बता दूं कि आपने लिखा है दायरा और दायित्व, लेकिन हम उसके अलावा भी आपसे इतनी छूट चाहेंगे कि हमें इस बीच में जो सूझा हम उसे मुक्त भाव से आप सब से, जो यहाँ हमारे जो कहते हैं और युवा व्यंग्यकार बैठे हैं, उनसे हम शेयर करेंगे। तो दायरे वाली बात जो है उसको लेकर तो मैं यही कहूंगी कि कोई दायरा नहीं है। दायरा आपके लेखन की सीमाओं का है। जैसे आपको मैं थोड़े से उदाहरण दूं कि मैंने किस किस चीज पर व्यंग्य लिखा है। आप लोग परिचित हैं, फिर भी व्यंग्य के दायरा से शायद आपका मतलब यही है कि व्यंग्य विषय या फिर व्यंग्य की सावधानियों। चलिए हम दोनों लेकर चलते हैं। तो सीधे से हम पहले व्यंग्य के विषय की बात, अगर विषय की दृष्टि से दायरे की बात करते हैं, तो हम किस पर व्यंग्य लिख रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम कितनी गहराई से उस विद्रूप को समझ रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। जैसे मैंने अपने लिए दायरा या ये विषय की कोई सीमाएं नहीं बांधी। हमने तो, मैंने हिंदी पर लिखा, हिंदी भाषा की जो दुर्दशा है, जो दुर्गति है, वो मेरी दुखती रग है। मैंने हिंदी पर लिखा, मैंने साहित्य के छद्म पर लिखा, मैंने लेखकों के छद्म पर लिखा। मतलब एक तरह से पानी में रह के मगर से किया मैंने,
कि मैंने लेखिकाओं के छद्म पर लिखा, और इन सब में मैं स्वयं शामिल थी। जब मैंने 60 का हुआ लेखक लिखा तो उसमें मैं भी शामिल थी, मैं भी 60 की हुई थी। और जब मैंने 5 सितारा लेखिका सम्मेलन लिखा तभी भी मैं वहां थी। और साहित्य पे लिखते हुए मैं जरूर आप लोगों से कहूंगी कि मुझे अच्छा लगा जब हरीश नवल जी ने मेरा ये अपने किसी उसमें डाला, एक व्यंग्य लिखा मैंने, साहित्य में कार और ड्राइवर का योगदान। आप कल्पना कीजिए और चीज साहित्य में होती है, साहित्य में कार और ड्राइवर का योगदान, और उसमें मैंने पूरे साहित्य के लेखिके छद्म को उभारा है। तो ये क्योंकि मैंने यही लिखा है कि जब तक कार नहीं आता, बड़े बड़े लेखक आजकल उनके बड़े, मुझे कहना चाहिए एक स्थूल उसमें के नखरे होते हैं, वो तब तक पहुंचेंगे नहीं। विशिष्टता बोध का नखरा, महानता का नखरा, अति विनम्रता का नखरा, तो ये ऐसे ऐसे विशिष्टता बोध, ये सारे इस तरह हास्यास्पद दृष्टि से लेखकीय समाज पर हावी हो जाते हैं, उसे देखने वाले, समझने वाले, वो सबसे ज्यादा करके व्यंग्यकार समझता है। पुरस्कारों पर मैंने बहुत लिखा, और जब कहीं अब मुझे भूले भटके से कोई पुरस्कार मिल जाता है तो मैं पहले बहुत संकोच में आती हूँ कि मैंने सबसे ज्यादा व्यंग्य पुरस्कारों पर ही लिखा है। और आपको एक बात बताऊं कि मैंने जब लिखा था हिंदी साहित्य की पुरस्कार परंपरा, तो उसके बाद थोड़े दिनों बाद ही, नहीं काफी दिनों बाद, प्राण, अभिनेता प्राण को पुरस्कार मिला था, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और जब प्राण लाए गए, उसमें जब टीवी पर देखा गया, वो जिस तरह उनकी गर्दन लटकी थी, जिस तरह वो बिल्कुल एक तरह से संवेदनहीन नहीं बल्कि वो लग रहे थे बिल्कुल, तो लॉस्ट। तो उनको देख करके, बल्कि हमारे साथ जो एक लोग देख रहे थे उन्होंने कहा ये तो बिल्कुल आपने पहले ही लिख दिया था हिंदी साहित्य की पुरस्कार परंपरा। तो फिर स्त्री पर, और स्त्री पर मैंने पत्नी पर भी लिखा, पुरुष पर लिखा, पति पर भी लिखा, लेकिन वो पति पत्नी की नोक झोंक नहीं है, नोक झोंक है लेकिन उस नोक झोंक के हवाले से हम कहाँ पहुंचते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीति और राजनेता पर मैं आप सबके सामने स्वीकारती हूँ कि मेरी जितनी पकड़ थी उतनी ही मैंने लिखा, चाहे देश सेवा के अखाड़े में, चाहे देश सेवा की तालमेल किश्तें, और चाहे थोक के भाव हिंदुस्तान। अभी कल परसों ही किसी का पत्र आया, किसी ने लिखा कि आपने किस तरह थोक के भाव हिंदुस्तान में लिखा है कि मैं थोक के भाव हिंदुस्तान बेच सकती हूँ, और आप मुझ पर देशद्रोह का अपराध, देशद्रोह का आरोप नहीं लगा सकते, क्योंकि मैं सारा कुछ करते हुए उसी तरह झंडोत्तोलन करती रहूंगी, उसी तरह देश को ये संबोधित करती रहूंगी, और ये सब करते हुए मैं अंदर अंदर देश को बेच रही होंगी। तो मेरा यही कहना है। और तो और आप तो बहुत मजा आएगा, आप में से बहुतों ने पढ़ा भी होगा कि मैंने कुत्तों पर बहुत लिखा है, भेड़ पर, नागिन पर, लोमड़ी पर, घुन पर और कोयल पर। कोयल पर लिखते हुए मैं नस्लवाद तक गई हूँ कि मैंने कोयल वाला जन्म इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैं मनुष्य जन्म में नस्लवाद के परिणाम देख चुकी थी। तो मैं यही कह रही हूँ कि देखिए विषय क्या है। विषय था मेरा ये चंद पूर्व जन्मों का लेखा जोखा। ये दृष्टांत मैं इसलिए दे रही हूँ कि हम सिर्फ व्यंग्यालोचन सुन करके, हम या पढ़ करके, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ और पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो मैं यही कहूंगी कि यहाँ पर जो मैं अभी थोड़ा सा पढ़ करके आपको सुनाऊंगी जरूर, कि एक छोटा सा पैराग्राफ, जो कि जब मुझे ये व्यंग्यश्री सम्मान मिला था तो उन्होंने मेरे कुछ व्यंग्य के टुकड़े, छोटे छोटे अंश छापे थे। तो यहाँ एक मैं पढ़ के आपको 2 छोटे छोटे सुनाती हूँ, ये अगर मिल जाए। जी हाँ, मिल गया। तो छोटा सा व्यंग्य है, चंद पूर्व जन्मों का लेखा जोखा, और इसमें मैंने अपने आप को टारगेट किया है क्योंकि मैं मानती हूँ
कि हास्य व्यंग्य का सही परीक्षा तब होती है जब आप स्वयं अपने आप पर व्यंग्य करना सीख जाएं और बिल्कुल समझ में आए कि हाँ उन पर हम सुन रहे हैं। तो भेड़ वाले में मैंने लिखा है, सिर्फ घुन वाले का बताती हूँ। कुछ इसी से मिलती जुलती स्मृति घुन वाले जन्म की भी है। न राशन का झंझट, न राशन कार्ड का, छिलका रहित साफ गेहूं का मैदा गेहूं में से कुतरती जाती थी। वही भोजन, वही वस्त्र, वही आवास। आज तक मनुष्य इन तीनों समस्याओं का एक निदान नहीं ढूंढ पाया है जो अदने से घुनों ने ढूंढ निकाला है। जितनी इच्छा हो खाना और खाने से बची जगह में आराम से पसर जाना। अब देखिए मनुष्य के योनि के उस पर बस यही था कि अक्सर गेहूं के साथ पिस जाना पड़ता था। तो मेरा यही कहना है, ये जो बारीकी से आप अंदर सेंध लगाते हैं जीवन में, ये है मानवीय जीवन पर। सो क्या अब इस जन्म में नहीं पिसते? अब आपसे क्या छुपाना, एक जन्म में मैं नागिन भी थी। ये जिंदगी देखिए, नागिन कैसे इस पे आ रहा है मनुष्य के आज की सामाजिकता पर। ये जिंदगी सबसे ज्यादा शानदार और आन बान वाली थी। बिल में लेटी लेटी ही जरा भी किसी ने जरूरत से ज्यादा बदतमीजी की नहीं कि वही फन काट कर दूध का दूध पानी का पानी वाला न्याय कर दिया। कोई आयोग बिठाने का पाखंड करने की जरूरत ही नहीं। कितने जानी दुश्मनी को मैंने डसा, अब तो बस उसकी यादें ही शेष हैं। सच कहती हूँ, उस तुलना में ये मनुष्य जन्म तो बस मनुष्य जन्म में उसकी यादें ही शेष हैं। ये मनुष्य जन्म दो कौड़ी का है बंधु, जिसे डसना चाहो डस न सको, जिसकी थोड़ी करना चाहो उसकी बिरुदावली गानी पड़े। इससे अधिक विडंबना और क्या हो सकती है? मैंने उस जन्म में कई सांपों को ये कहते हुए सुना कि अरे सांप तो बस सांप होते हैं, लेकिन आदमी आस्तीन का सांप। तो इस तरह से इसी तरह मैंने पत्नी पर व्यंग्य लिखा, एक पत्नी और पुरस्कार। तो ये मैं दृष्टांत जानबूझकर दे रही हूँ, उसमें नहीं आ रही हूँ कि पत्नी पर पुरस्कार लिखने पर आप सोचिए कोई वो बात नहीं है। सीधे सीधे इस पर है कि पुरस्कार मिलते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं गरीबी रेखा से ऊपर आ गई, और गरीबी रेखा से ऊपर आ गई हूँ। लेकिन आकर मैंने देखा कि अरे पुरस्कारों की दुनिया में तो गरीबी ही गरीब, कंगाली ही कंगाली, पुरस्कार मिलते जाते हैं, कंगाली बढ़ती जाती है। तो इसलिए जहां तक दायरे की बात आपने करी, तो मैं अपना उदाहरण देकर मैंने समझाना चाहा। स्त्री पर हाँ, लोगों ने कहा कि आपने स्वयं अपने, यहाँ तक लोग कहते हैं कि सूर्यवाला जी ने सारा स्त्री विमर्श व्यंग्य के माध्यम से कर दिया है। तो मैंने स्त्री विमर्श का स्वर्ण युग जैसी और ये सारी रचनाएं इस तरह की स्वयं अपने ऊपर व्यंग्य करते हुए, और स्त्री आजकल जो कुछ जैसे जिस रूप में कर रही है, द्रौपदी के चीरहरण को देकर मैंने 2 लाख 2 टूक लिखा है कि आज तो द्रौपदी कह रही है कि कहाँ गया दुशासन, चीरहरण करे ना। ये वो भी हमें महिला सशक्तिकरण, महिला मुक्ति या जो कहते हैं उसके रूप में भी आना था। तो मैंने इसका खमियाजा भी, नुकसान भी उठाया है। लेकिन व्यंग्य के विषय को लेकर मैं यही कहूंगी भाई कि आप विषय उठाइए और ये मत सोचिए पहले कि आप इस विषय पर क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पहले अपने अंदर वो कौन आने दीजिए और एक उठा लीजिए, और फिर उस पर जब तक आपकी रौ रहती है, आवेग रहता है, लिखिए। रचना छोटी होती है, बड़ी होती है, छोड़ दीजिए, उससे मुक्ति पा लीजिए। दूसरी बात आपने व्यंग्यकार के दायित्व की है। दायित्व बोध तो बहुत बड़ी चीज है।
आप ये, लेकिन व्यंग्यकार का दायित्व थोड़ा सा अलग होता है, मैं ऐसा समझती हूँ, क्योंकि व्यंग्य जो है वो सीधी विधा नहीं है, और व्यंग्यकार सीधा अपने पाठकों के आमने सामने होता है। उसके सामने कहानी, नाटक जैसा कोई आवरण नहीं होता, विधा की कोई सीमा नहीं, उसकी विधा की कोई, उसकी उस विधा की सीमाओं में बंधा नहीं होता। वो मुक्त भाव से ठीक सामने जो कहना है उसे पाठक से कह सकता है, लेकिन वो कैसे कहना है, किस तरह कहना है। और व्यंग्य जो मैंने कहा, क्योंकि लोग पहले तो जानते हैं अब सभी ये कि व्यंग्य एक बहुत सबसे ज्यादा सकारात्मक विधा है और आक्रामक विधा नहीं है। लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं कि एकाध कि आप के व्यंग्य में लेकिन प्रहारात्मकता नहीं, तो आप इस मुगालते में न रहिए कि व्यंग्य की डिक्शनरी कोई और होती है। हम कुछ बड़े गरिष्ठ और ऐसे शब्द चुन लाएंगे, वक्रोक्ति के, व्यंग्य के, इसके, और उन शब्दों के जोर से हम व्यंग्य लिख देंगे, तो ये आपकी नादानी होगी, आपकी भूल होगी। हमें तो जितनी मासूमियत मैं आपसे बताती हूँ कि आप बड़े बड़े, आप परसाई जी का, शरद जोशी जी का, और इनके व्यंग्य देखिए, जो रचना में जितनी मासूमियत से सुई चुभोता चला जाता है व्यंग्यकार, वो रचना उसकी उतनी ही मैं कहूंगी कि एक ऊंचाई वाली चीज। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, बीच में मैं अपने आप को ही टोक कर आपको बताती हूँ कि व्यंग्य भी एक बहुत कलात्मक विधा है हमारी। आप व्यंग्य में सिर्फ ईंटे पत्थर मारकर और ये जाने सामने ऐसे है ही नहीं व्यंग्यकार हमारे, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जो कुछ चल रहा है राजनीति में, उसको ला करके और उसको थोड़ा सा उलट पलट करके उसमें कुछ डाल करके, ये थोड़ी मैं निर्मम हो रही हूँ ये कहते हुए, लेकिन आए दिन जो मैं रचनाएं पढ़ती हूँ उसमें मुझे देख के लगता है कि कहीं व्यंग्यकार जो व्यंग्य के नाम से लिख रहा है उसे पता नहीं है ये व्यंग्य नहीं है। तो पहला दायित्व तो यही है, पहला दायित्व कि लेखक ये समझ ले कि वो व्यंग्यकार है कि नहीं। क्योंकि देखिए, जीवन में भी व्यंग्यकार बहुत कम होते हैं। ये जो प्रजाति है व्यंग्यकार, कटाक्ष, वाक वैदग्ध्य, और जो ये परिहास, हल्का परिहास, और विट, ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, और उसको जिस बात को कहने का जो कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़े बयां, और तो वो अंदाज़े बयां कुछ और होता है, तिरछा, क्रिकेट की गुगली मार का होता है। उसके लिए बहुत ज्यादा वो दायित्व, तो पहले तो ये समझ लेना कि हम नहीं व्यंग्य लिख सकते हैं, तो बहुत सी विधाएं हैं, दूसरी विधाएं लिखे हैं। मेरे साथ एक बहुत अच्छी महिला थी, वो हमेशा मुझसे कहती थी कि लेकिन सूर्यबाला जी, मैं आपकी तरह कहानियां नहीं लिख पा रही हूँ, ये तो लिख रही हूँ लेकिन कहानियां नहीं लिख पा रही हूँ। तो मैंने कहा था उनसे, बहुत उससे, कि आप जो लिख रही हैं वो विधा, आप राजस्थान की हैं और राजस्थान के संस्मरणों का इतनी समृद्ध संपदा आपके पास है, तो आप राजस्थान के संस्मरण लिखिए, अपने घर परिवार, राजस्थानी परिवारों की राजस्थानी जो संस्कृति है उसको से जुड़े जो, और आप मानिए उनको 2 महाराष्ट्र राज्य अकादमी के पुरस्कार मिल चुके हैं, निर्मला डोसी, और उन्होंने इतनी बढ़िया साक्षात्कारों की और संस्मरणों की इतनी समृद्ध चीज सौंपी है हिंदी साहित्य को, वो लोग याद रखेंगे। तो मेरा यही कहना है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि मेरे अंदर, मैं कहा कोशिश करके लिख रहे हैं, मेहनत करके लिख रहे हैं, मत लिखिए, बिल्कुल मत लिखिए। कोशिश और मेहनत, जब प्राण तत्व जुट जाता है व्यंग्य का, जब व्यंग्य रचना का प्राण तत्व जुट जाता है, तब कोशिश उसको संवारने की और सुंदर
और सुंदर निखारने की करते हैं, क्योंकि द बेस्ट इज येट टू बी। और एक और बात है, सबसे बड़ा दायित्व तो ये है व्यंग्यकार का कि वो अच्छा, यक्ष विलाप की बात कह रहे हैं बहुत से आप जिन्होंने यक्ष विलाप की बात की है वो पिछले जन्मों का लेखा जोखा भी पढ़िएगा। तो मैं बता रही थी आपसे, बीच में देख लेती हूँ तो वो अटक जाता है कि सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हमारा दायित्व कि हम क्या लिख रहे हैं। मेरा ख्याल है मैं भटक गई अपने वो बड़ा अच्छा पॉइंट मैंने उठाया था कि जब हम उठाते हैं लेकर के, तो हाँ, कला पक्ष भी कि तब हम उसको संवारते हैं, लेकिन प्राण तत्व जो है वो तो आपकी अंतरात्मा से निकला हुआ होता है, और उस प्राण तत्व में आपकी पैदाइशी प्रकृति होनी चाहिए व्यंग्यकार की। जबकि जब तक आपकी पैदाइशी प्रकृति नहीं है व्यंग्यकार की, आप जब जीवन में व्यंग्यकार नहीं है तो आप लेखन में भी व्यंग्यकार नहीं हो सकते। क्योंकि जीवन में भी आप देख लीजिए कि हम, क्योंकि खाली हम विद्रूप ऊपर ऊपर, विद्रूपों को देखने की भी कई दृष्टियां होती हैं। किसी भी समस्या की इतनी तह होती है, मृत्यु तक के उस पर हम हंसते हैं, व्यंग्य लिखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मृत्यु जैसे मातम पर भी कितने छद्म हो रहे हैं, कितनी चीजें हो रही हैं। मेरी एक कहानी है मातम, क्योंकि मैंने व्यंग्य को शिल्प के रूप में भी इस्तेमाल किया है व्यंग्य का, और विधा के रूप में भी इस्तेमाल किया है। जब लोग पूछा करते थे कि व्यंग्य, और अटका करते थे, हिचका करते थे कहने में कि व्यंग्य विधा है या शिल्प, मैं सीधे कहती थी व्यंग्य विधा है, और इसको विधा बनाने का पूरा श्रेय हमारे 4 दिग्गज वरिष्ठ व्यंग्यकारों को जाता है। उन्होंने इतना समृद्ध किया, 4 व्यंग्यकारों ने, जिनको आज उनके बाद की हमारी पीढ़ी हम सब मिल करके और अच्छा ही लिख करके, मैं नहीं कहूंगी कि अच्छा नहीं, कुछ आज व्यंग्यकार तो हमारे बहुत अच्छा लिख रहे हैं। मैं नाम इसलिए नहीं लूंगी क्योंकि तो 1-2 का नाम लेने से शेष, और वो अगर किसी का नाम भी मैं भूलूंगी तो मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगी। तो इसलिए ये पहला दायित्व ये। और उसके बाद जो मैंने कहा कि व्यंग्य की शब्दकोश भाई आपके रोजमर्रा के शब्द हैं, उन्हीं को आप, प्यादा नहीं चलता, प्यादा फर्जी, शतरंज के खिलाड़ी जैसे प्यादे से फर्जी भाई वो टेढ़ो टेढ़ो जाए, तो व्यंग्यकार जो है वो सीधी चाल तो चलता नहीं है, ऐसी टेढ़ी चाल चल देता है वो। ये मैंने कई बार कहा है अच्छे व्यंग्यकारों का उदाहरण देकर के कि एक छोटे से ढेले से, एक छोटे से मिट्टी के ढेले से वो हथगोले का काम करता है, साइलेंट क्रिस्टल की तरह वार होता चला जाता है, वो आदमी घायल हो जाता है, मीठी चुभन, और वो बस मासूमियत बनी रहती है। तो व्यंग्यकार का, और दूसरा मेरा एक सबसे बड़ा है कि व्यंग्य में भी 2 चीजें कही जाती हैं, हास्य और व्यंग्य को लेकर के। और एक कहा जाता है कि व्यंग्य में हास्य, व्यंग्य हास्य नहीं है, हास्य नहीं होना चाहिए। हास्य वो बात जिस दृष्टि से कही जाती है वो ठीक है, लेकिन मेरा तो ये कहना है कि हास्य में भी फूहड़ और स्थूल हास्य मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आप लोगों से बताऊं, मैं अपने ज्येष्ठ और बड़े वरिष्ठ व्यंग्यकारों में भी जहां थोड़ी भी स्थूलता या थोड़ा सा भी ये देखती हूँ, वहां मुझे वो नहीं पसंद आती, वहां वो स्थूल हो जाता है। व्यंग्य में स्थूलता नहीं चलती, व्यंग्य में बारीकी चलती है, बहुत बारीकी, बारीक चुभन, सीधे सीधे ईंट पत्थर रोड़े और हम तलवार भाजने लगेंगे तो व्यंग्य तो उसके अंदर उसकी तो दुर्दशा हो जाएगी, दूसरी जो वो रौद्र रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा, लेकिन व्यंग्य नहीं रह जाएगा। जैसे अभी किसी ने कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा, यहाँ मैं, क्योंकि क्या होता है जब हम लिखते हैं कोई रचना
तो हम नहीं समझते हैं। मैं नहीं समझती हूँ कि हम हमारे अंदर जरा भी इस बात का अहम या गर्व होना चाहिए, अरे हमने ये लिख दिया। जी नहीं। जब वो हाँ, आपके जब वो रचना पाठक के पास जाती है और पाठक उस रचना की दाद देता है, और पाठक को, जो मैं कहती हूँ, कभी बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता है। समीक्षक को बहलाया फुसलाया जा सकता है, पाठक को नहीं। तो जब उस रचना पाठक की पास जाती है और पाठक उसको उसकी दाद देता है मुक्त कंठ से, तब आपका वो व्यंग्य, आप मानिए कि हाँ, अब आपका तीर निशाने पर लगा। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं, और ये तो मैं कहती हूँ मजाक में ही। तो प्रहारात्मकता के पीठ में स्थूलता और हास्य को मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हास्य जो है वो व्यंग्य की नक्काशी की तरह इस्तेमाल किया जाए, व्यंग्य को और खूबसूरत बनाने के लिए, और करता है काम। व्यंग्य को ज्यादा पठनीय बनाता है, ज्यादा संप्रेषणीय बनाता है, उसको रवानगी देता है, उसको उसके कलात्मक सौंदर्य को बढ़ाता है। लेकिन शिष्ट हास्य, बारीक हास्य, स्थूल, अशोभन, घोड़ा और अशिष्ट हास्य नहीं। तो मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ी अशोभन नहीं, सबसे बड़ा दायित्व तो लेखक का यही होता है। मुझे लगता है मैंने बहुत बोला, मैं तुरंत अपनी बात को विराम देती हूँ। और क्रूड और लाउड भी नहीं हूँ। क्रूडिटी में अपने हिंदी अपने कहानियों में भी नहीं, और व्यंग्य भी नहीं। ना लाउड हो, ना क्रूड हो, ना स्थूल हो, लेकिन वार आपका अचूक निशाने पर। धन्यवाद। धन्यवाद सुरवाला जी, आपने विस्तार से अपनी रचनाओं के दायरे, अपने लेखन के दायरे पर बात की, और साथ में ही लेखक का क्या लेखन का क्या दायरा, व्यंग्य का क्या दायरा, उस पर भी काफी महत्वपूर्ण बातचीत की। और उसमें आपने व्यंग्य में हास्य को अछूता नहीं कहा, किंतु उसमें शिष्ट हास्य, बारीक हास्य, असभ्य हास्य, ऐसी को वो कभी स्वीकार नहीं करती। इसको उन्होंने बहुत ही नम्रता के साथ बात की। और एक बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि जो अपने जीवन में व्यंग्यकार नहीं हो सकता, वो अपने लेखन में भी व्यंग्यकार नहीं हो सकता। मतलब बहुत बारीक ऑब्जर्वेशन है कि आपको जीवन में आलोचना तत्व का या आपको दृष्टि होना चाहिए कि आप समाज की विकृतियों, विसंगतियों को पहचान सकें और उसके बाद लिख सकें, अन्यथा वो लेखन व्यंग्य नहीं होगा। एक बहुत रेखांकित करने वाली बात थी। और उन्होंने अपने आरंभ में मैं कहा था कि मैं हिंदी के प्रति बहुत समर्पित हूँ, और उन्होंने उनका एक लेख था, अगली सदी का शोध पत्र, उसमें हिंदी के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें की हैं। और वो लिखा गया था 2000, मतलब 20वीं सदी में। आज हम 21वीं सदी को देख रहे हैं, तो लगभग पूरा पूरा उतर रहा है। मतलब एक दो वाक्य बाद हिंदी दिवस में कहा, इस एक दिन हिंदी लाभ और मुनाफे की भाषा हो जाया करती है। मतलब हिंदी दिवस के दिन यह छूट सिर्फ इन्हीं दिनों के लिए। हिंदी दिवस जो, चाहे वो साप्ताहिक हो, चाहे पखवाड़ा, सरकारी जो कार्यक्रम होते पखवाड़ा उसमें हो। और एक और बात है कि चूंकि यह भाषा समूचे हिंदुस्तान की गरिमा की प्रतीक थी, इसलिए इसे वातानुकूलित ऑफिसों के या टाइट फाइलों में बंद करके रखा जाता है। यह बात 20वीं सदी में कही गई थी, और आज भी हम उसको बखूबी देख रहे हैं कि हमारे समाज से हिंदी स्कूल गायब होते जा रहा है और अंग्रेजी स्कूल उसकी जगह लेते जा रहे हैं।
और एक और बात की थी, 21वीं सदी के लिए बात की थी कि उस सदी में कुछ बड़े बड़े लोगों के लिए हिंदी बोलने का कोटा निर्धारित होगा। अद्भुत बात। और मैं आज के दूसरी वक्ता, हमारी महत्वपूर्ण वक्ता सरोजनी प्रीतम जी हैं, और सरोजनी प्रीतम जी ने साहित्य में एक नवाचार आरंभ किया हंसिका को लेकर, और उनकी हंसिका बहुत प्रचलित हुई थी, और उनकी कृति पापी स्वयंवर, हंसिका पिटारा, कृति की हंसिकाएं, केलाल आदि। उनका एक पुस्तक थी बिके हुए लोग, उस पर 13 एपिसोड का एक सीरियल भी बना हुआ है। और उनकी एक महत्वपूर्ण व्यंग रचना थी चूहे और आदमी में फर्क। तो प्रीतम जी को उस वक्त एक अपने छल, मतलब अपने विरोध के लिए पहचाना जाता था, क्योंकि उस समय में स्त्रियां बहुत कम थी, बहुत कम लिख रही थी, खासकर व्यंग में। और तो हमें बड़ा अच्छा लगता था कि हम उनको देख रहे हैं, तो लोग उनको कहते कि हंसिका लिख रही है, किंतु उनकी हंसिका में व्यंग है, बहुत गहनता से अंदर तक रहता है। मैं उदाहरण स्वरूप एक हंसिका को सुनाता हूँ। तंदूरी के ढाबे पर रोटी के साथ दाल मुफ्त लिखा देखकर मुंह से लार टपके। तंदूरी के ढाबे पर रोटी के साथ दाल मुफ्त लिखा देखकर मुंह से लार टपकी। पूछने लगे, घर की मुर्गी दाल बराबर, मांसाहारी हो या शाकाहारी हो, सबको मुफ्त में मिलेगी। इसी के साथ मैं बहुत सम्मान के साथ, और बहुत वरिष्ठ हैं, सूरवाला जी का 1943 का जन्म है, और मुझको लगता है शायद इसके पहले की सरोजनी प्रीतम है। मैं बहुत सम्मान के साथ, बहुत आदर के साथ सरोजनी जी प्रीतम को बुलाता हूँ। और आप बोले, समय का मतलब बहुत ज्यादा ध्यान न रखें, और मैं इसके साथ आपको सादर आमंत्रित करता हूँ, श्री सरोजनी प्रीतम जी। सरोजनी जी अपना माइक ऑन कर लीजिएगा। सरोजनी जी आपका ऑडियो ऑफ है, तो अपना माइक ऑडियो ऑन करके फिर बोलेंगी तो हम लोग सुन पाएंगे। हाँ, सरोजनी माइक ऑन करिए। सरोजनी जी आपका माइक ऑफ है जी, अब बोलिए। जी 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 बोलिए। पता लग गया है जी जी। तो सूर्य बालाजी से ये मुलाकात और इतना विद्वत्तापूर्ण मैंने जब वाचन सुना है उनका, और उनसे तो खैर मैं बहुत पुरानी परिचित हूँ, और वो मुझे सन 87 में जब मैं एनसीईआरटी में इसमें लेक्चरर थी ऑडियो विजुअल डिपार्टमेंट में, तब वो बड़े चाह से मुझे मिलने भी आई थी, और पहली बार उनसे मुलाकात, क्योंकि हम लोग धर्म युग के पुराने धर्म युग में बहुत छपते थे इनके संधि पत्र, इनका बहुत कुछ। और ऐसा था कि एक महान हस्ती मेरे पास आई है उस समय, और उनको वही कुछ मैं भी लगी थी, ये मैंने उनके उससे देख लिया था, चेहरे से पढ़ लिया था। और आज मिलकर और इतना बढ़िया उन्होंने बोला है कि मैं स्वयं सोच रही हूँ कि अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि व्यंग्य का इतना खूबसूरत विश्लेषण उन्होंने किया है। खैर, मैं वैसे मेरी 50 के करीब किताबें हैं, और जिसमें 15 बच्चों की हैं, 3 उपन्यास हैं, 13 हंसिकाओं के संग्रह हैं, और इस तरह से बेहद मतलब मैंने लिखा है। और विशेष रूप से सीता पर, सीता की राम कहानी की भूमिका अटल जी ने लिखी थी, और सीता का महाप्रयाण
उस पर मुझे कामिल बुल्के अवार्ड मिला था। ऐसे ही सीता की राम कहानी पर मियां फोर्ड अमेरिका में मुझे पुरस्कार मिला था, और तब मैं अमेरिका गई थी, और ये सन 1999 की बात है, और मुझे वहां पर वुमेन ऑफ द मिलेनियम का अवार्ड मिला था। आप सोचिए, अब 2 दशक और हो गए हैं। आज आपसे मुलाकात मेरी पहली है, लेकिन हालांकि आप लोगों के नाम और आप लोगों से परिचय मेरा बहुत पुराना है, चाहे रूबरू ना हुए हों। लेकिन हसिकाएं जो है उनका लिखना हमेशा, देखिए लिखना जो होता है, एक मेरी इच्छा थी कि कविता हो छोटी हो, क्योंकि लोग कहते हैं कविता एक मुसीबत है, और आप तो जानते हैं मुसीबत जितनी छोटी हो उतनी ज्यादा अच्छी है। तो जिस समय मेरी पहली कविता धर्मयुग में छपी थी, तो विशेष आग्रह किया था कि कुछ छोटा 2 लाइन 3 लाइन का आप हमें भेजिए। तो पहली जो कविता छपी थी वो थी कि उन्हें खेत था कि जिनके तलवे चाटे उनके तलवों में भी छेद था। और ये उस समय की चाटुकारिता पर एक बहुत बढ़िया, मतलब भुक्तभोगी थी मैं, और केवल 2 पंक्तियां कही, और उसके बाद किसी ने मुझे सलाह दी कि अगर आप इसके तलवे चाटने और कुछ आमद और इस पर भी लिखें तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैंने कहा मैं ऐसे पाठक तलाशूंगी जो 2 पंक्तियां और 4 पंक्तियां समझ सके, क्योंकि मुझे लगता है लंबी कविता एक यातना होती है, और सामने सुनने वाला सुन तो रहा होता है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ है ये आप नहीं जानते, और वो कुछ कह नहीं सकते। बहुत लोग आपकी लंबी कविता पर ताली इसलिए बजाते हैं कि हम पर रहम करो। खैर, मेरी बात समय समय के साथ सामयिक अभिव्यक्तियां भी हुई, और लेकिन आज मैं दावे से कह सकती हूँ कि मैंने जितना लिखा है वो सामयिक होते हुए भी आज भी उतना ही सटीक है जितना पहले था। आप देखिए, तब मैंने लिखा था कि सौर ऊर्जा का कमाल, कच्ची उम्र पके बाल, और आज तो प्रेम दिवस है आपका, आप प्रेम पर 2 पंक्तियां हैं कि बहुत पहले की पंक्तियां हैं, आज भी सार्थक है कि प्रेमी त्रिशंकु और प्रेमी की गति समान, दोनों को अधर में रहने का उन्मान। देखिए, आपको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, और यहाँ तो ऐसे ऐसे विद्वान हैं, तो इसीलिए मैं ये जोखिम, आप लोगों ने जोखिम लिया महिला व्यंगकारों को बुलाकर, लेकिन मैं भी जोखिम ले रही हूँ कि ऐसा कुछ कोशिश करूंगी, ऐसा कुछ ना बोलूं जो आप लोग ना समझें, लेकिन ना समझ ऐसा कोई है नहीं यहाँ पर। ऐसे आज की स्थिति में मैंने देखा जो फैशन और ये जो सब कुछ चल रहा है, और हर उम्र, हर डिजाइन, हर व्यक्ति में एक नई उमंग, नया सब कुछ है, तो एक देखिए खुलकर तो मैं कह नहीं सकती, महिला होने की कई वर्जनाएं भी होती हैं, और जब कोई कहता है कि महिला होकर नहीं लिखा जाता, लेकिन हमारी अभिव्यक्ति जो है उसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो मैंने जब देखा था एक तड़क फड़क वाली महिला को, तो कहा कुछ नहीं, लेकिन चुपचाप लिख लिया कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, लाज ना आए लड़ाई रत्ती, लाज ना आए राई रत्ती, लगाम कसी तो मार गई दुलत्ती। अब मुझे नहीं पता कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। और फिर धोबी के कुत्तों के ना घर घाट, धोबी के कुत्तों के ना तो घर घाट, लेकिन अलग ही ठाठ। ये हमारी आज की पीढ़ी है जो कि एक तथाकथित एक भ्रम में जी रही है, और जब उनको, अब ये किसी को आप कहिए कि आशीर्वाद लेने के लिए सिर झुकाए या कुछ है, तो कई बार मेरे मन में प्रश्न उठा
कि क्या बात है, लोगों से पूछा क्या बात है, आजकल युवा बड़ों के आगे सिर क्यों नहीं झुकाते। एक बूढ़े व्यक्ति ने पूछा था कि क्या बात है, आजकल युवा बड़ों के आगे सिर क्यों नहीं झुकाते। तो वे बोले कि सिर झुकता है दो ही स्थितियों में, सिर झुकता है दो ही स्थितियों में, एक श्रद्धा से, दूसरे शर्म से। और चूंकि ना अब श्रद्धा है न शर्म है, उद्दंडता ही कुछ युवकों का धर्म है, तो सिर झुकाने की बात कहो तो दोहराते हैं यही कि सिर कटा सकते हैं लेकिन सिर झुका सकते नहीं। पर इस पीढ़ी को आप दोष क्यों दे रहे हैं। मैं कहती हूं कि पहले जिन चरणों में वो सिर झुकाना चाहते हैं, पहले तुम वो चरण सुधारो, पहले वो आचरण सुधारो कि व्यक्ति जो है वो स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाए। मेरा ख्याल है कि आप सब इससे सहमत हैं। देखिए, मेरी एक पुरानी आदत है, मेरे पास भंडार है हंसिकाओं का, और मैं विमर्श करने से ज्यादा, क्योंकि आप लोग, मुझे नहीं पता कि मेरे लेखन से, हालांकि आप लोग परिचित हैं, लेकिन आखिर कुछ तो रहा होगा ना, कुछ अगर अभी आप सुनकर उस पर प्रतिक्रिया दें, या व्यंग्य आप कैसे लिखें, ये आप मुझसे जानना चाहें, हमारे दायरे क्या हैं, तो दायरे, ये कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची गई, दायरे में रहिए, लेकिन उसमें भी एक, जैसा सूर्यबाला जी ने कहा, शिष्ट हास्य, शिष्ट शालीन, ये शब्द हैं आज की पीढ़ी में बहुत ज्यादा हैं। हास्य कहीं और जा रहा है या कुछ है, बहुत अच्छा हास्य लिखा जा रहा है, और शायद हमसे बहुत आगे बढ़ रहे हैं ये लोग, लेकिन कहीं हमारा भी एक दीप का सा, हमारा भी हल्का सा योगदान जो है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि हमने उन विषयों को चुना है जो कि, एक तो भुक्तभोगी होने के कारण मैं तो जीवन भर अकेली रही, और एक बार एक कार्यक्रम था, उसमें जैसा कि सबको शौक होता है कि अपनी जिंदगी के बारे में बताइए, अपने बारे में बताइए। मैंने कहा कि आप मेरे बारे में जानकर क्या करेंगे, मेरा परिचय क्या है। मेरा परिचय है, मेरी पहचान है, मेरी हंसिकाएं, मेरा लेखन। मैं सरोजनी प्रीतम तभी हूं जब अदरवाइज बहुत लोग हैं, साधारण जीवन जीने वाले बहुत लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तो जीवन यात्रा करते समय लोगों ने पूछा कि अपनी जीवन यात्रा के बारे में कहें, तो वे बोले कि इस यात्रा में कांटे तो बहुत चुभे, इस यात्रा में कांटे तो बहुत चुभे, लेकिन मैं भाग्यशाली थी, मुझे जूते कहीं नहीं मिले। अब समझने वाले तो, किसी ने कहा अच्छा है जूते नहीं मिले वरना ये पीढ़ी छोड़ती नहीं। मैंने कहा अरे रे, मेरा अर्थ क्या है। ऐसे नंगे पांव चलकर कांटे, अवरोध, बाधाएं सबको पार करके मुस्कुराते हंसते हुए आगे बढ़ते जाना। तो उस समय नंगे पांव चलते हुए किसी को आप जूते देते हैं तो आप परोपकार करते हैं, लेकिन ये जूते का क्या अर्थ है यदि आप समझ सकते हैं, मैं समझाऊंगी नहीं। और इसीलिए मेरा लेखन जो है वो कईयों को कैसा लगता है मैं नहीं जानती, लेकिन आपको थोड़ा सा ये सोचना पड़ेगा कि कहने वाला क्या रहा। तो मेरे साथ ये दिक्कत है, आप वैसे भी देखिए ना, दो समय ऐसे आते हैं जब आप स्त्रियों को नहीं समझ पाते। तो जानते हैं ना जनाब, एक शादी से पहले, दूसरी शादी के बाद, तो स्त्रियों को समझना बहुत मुश्किल होता है।
और ये हम दावे से कह सकते हैं। तो कई आप देखिए एक बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत चीजें चलती आ रही हैं कि नेता पति को अपदस्थ पाकर मगरमच्छ कैसे आंसू वो रोई। नेता पति को अपदस्थ पाकर मगरमच्छ कैसे आंसू वो रोई और बोली, अब जाके सिर मोर मुकुट बेरो तो पति सोई। आप अर्थ निकालिए और जो मैं कह रही हूं मुझे अर्थ दीजिए। और अगर आपने नहीं दिया तो भी मुझे तो अंतर पड़ता नहीं, क्योंकि मुझे तो कहना है वो कहना ही है। और कई बार दबे स्वर में, कई बार शब्दों में, और कई बार जहर पीकर बहुत बार पचा लिया और उसके बाद नीलकंठ होने का दावा तो नहीं किया। लेकिन जिंदगी जो है वो बहुत आपको बहुत अच्छे अनुभव देती है। उन अनुभवों को भुनाना चाहिए बजाय इसके कि उनको एक अभिशाप बना लें। मैंने 1000 के करीब हाइकू लिखे कि मेरी हंसिका से भी वो छोटी। और सच कहूं तो ये जो हंसिकाएं हैं, इनका मतलब इनको किसी ने स्नातक जी, और मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम लोग पढ़ते थे, तो स्नातक जी और नगेंद्र जी जैसे व्यक्ति के हमने जो, तो एक बार ऐसे ही मैंने कहा था स्नातक जी मतलब एमए को पढ़ा रहे हैं, तो खैर कोई प्रश्न उठा नहीं, लेकिन हमने कहा स्नातकोत्तर और स्नातक, तो मतलब अभिधा व्यंजना लक्षणा आदि। तो मैंने उनसे नहीं कहा, वे तो इतने पूजनीय रहे हैं मेरे लिए। तो लेकिन स्नातकोत्तर, उस समय स्नातक होना, उस समय प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, देखिए ये उपाधियां एक नए अर्थ में आ गई और एक नई गरिमा उनको मिल गई। तो हम तो यही चाहते हैं कि शब्दों को गरिमा, शब्दों में ऐसा, हिंदी जो है ना वो बड़ी मजेदार है। आप गलत जगह पर रुक जाइए, आपको उसका भुगतान देना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति है वो कह रहा है कि भाषण चल रहा है और कि आपको दोहराने की आदत है तो और खतरनाक है। अपनी ही बात को आप दोहरा के देखिए, उसके अर्थ बदल जाएंगे। कि एक कवि गा रहा था और मन की अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए बार बार दोहरा रहा था कि मन की मुझे कहने दो, करुणा को बहने दो, मन की मुझे कहने दो, करुणा को बहने दो, बहने दो, बहने दो भाइयों, बहने दो। अब आप अर्थ को कहां से अनर्थ में ले गए। फिर आज एक विमर्श में मैं आपको थोड़ा सा और कहना चाहूंगी। मैं केवल हंसिकाएं नहीं सुनाने आई, लेकिन मुझे लोभ हो आता है जिस समय आप जैसे इतने विद्वान, ऐसे ऐसे नाम मैं देख रही हूँ जिनको एक मंजे हुए सभी लोग हैं यहाँ पर। और मंजे हुए की बात पर भी मुझे तो एक बात याद आती है कि खेल में मंजे हुए खिलाड़ी भी जब हार कर लौटे, मंजे हुए खिलाड़ी भी जब हार कर लौटे तो वो रो दिए। मंजे हुए खिलाड़ी भी जब हार कर लौटे तो वो रो दिए, बोले हमने तो मंजे हुए भेजे थे, अरे इन्होंने तो धो दिए। अब आप बताइए कि मांजने के बाद धोने की प्रक्रिया तो है, और हम तो ऐसे देश के हैं जहां पर मंजे हुए लोग यदि मंजे हुए बात ना करें और कुछ ऐसी स्थिति हो तो उनको फिर धो कर रख देना चाहिए एक बार। अब ये धो को आप सिर्फ धोने से मत जोड़िए, धो को आप व्यंजना से जोड़िए, लक्षणा से जोड़िए। यहाँ इसे केवल मंजी हुई चीज है, बर्तन पड़े हुए मंजे हुए, उनको आपने धो दिया, ये अर्थ भी निकाल सकते हैं। जो
सुनकर मैं सिर पीट लेती हूँ। तो अब सबसे ज्यादा मंजा हुआ कौन होता है? आप अपने घर में जाएंगे, अपनी माँ को प्रणाम करेंगे, मांझी तो मांझी हुई है, मांझी तो मांझी ही हुई है। उनके उनके आगे कोई भी मंजा हुआ व्यक्ति, उसी ने ही ये जो जीवन को मांझ धोकर और हमें सौंपा है, उन मांझी के सामने, इसीलिए उनका नाम ही हमने मांझी रख दिया। लेकिन कभी सोचा नहीं कि इस मांझी का क्या अर्थ हो सकता है। आप जब उपमाएं दें, उस समय आपको आवश्यक नहीं कि वो उसमें पहले आप सोचें भाई अभिधा में क्या है, व्यंजना में। मेरे साथ ये है कि मैं अभिधा व्यंजना लक्षणा, अभिधा लक्षणा व्यंजना, तो अभिधा को लक्षणा से कम जोड़ती हूँ, सीधा व्यंजना से जोड़ देती हूँ। कई बार लोग सिर पीटते हैं, मैं कहकर चुप हो जाती हूँ। थोड़ी देर बाद उन्हें समझ आएगा तो ठीक है, नहीं आया तो भी, क्योंकि हम भी अब इस समय, क्योंकि आप लोगों की प्रतिक्रियाएं तो मुझे दिख नहीं रही, लेकिन सच बात ये है कि अब देखिए सुनार है, सुनार दुखी, सुनार क्यों दुखी होगा भला? सुनार दुखी कि वो तो रात भर गहने गढ़ता रहा, उस बेचारे ने पलक न झपकी और सोना उड़ा ले गई चंद्रमुखी। सोना पर शब्द को लेकर आप इतने प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको लोगों को एक बात देना चाहती हूँ, मैं आज की पीढ़ी को ये समझाना चाहती हूँ कि शब्द का एक अर्थ नहीं होता। उस शब्द में से आप टटोल के देखिए, पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाई देगा। कि आप सोचिए ना कि सीता अपहरण क्यों किया गया? अरे रावण का सीता अपहरण तो मात्र एक बहाना था। सीता अपहरण तो मात्र एक बहाना था, क्योंकि रावण का ध्येय तो राम जी की आंखों से सोना चुराना था। उनकी नींद उड़ा ली, सोना चुराना था। और उस सोने को, उसने सोने की ईंट लंका में लगा दी, और इधर हनुमान ने पूंछ से दहन करके ईंट से ईंट बजा दी। तो लेकिन अब रावण किस धातु का बना था ये बाद में पता चला, क्योंकि रावण, जब हनुमान ने लंका दहन किया तो सोने की लंका तो पिघली, पर रावण ना पिघला। ये विडंबना है। तो मैं आपको कविता के बारे में थोड़ा सा ये बताना चाहती थी कि आप ताबड़तोड़ उपमाओं के पीछे मत पड़िए, लेकिन उसमें गहन चिंतन, गहन मनन, और एकदम हर बात को पकड़कर उसको तोड़ मरोड़ कर उसी समय उसका कह देना जो है, वो व्यंग्य नहीं होता। मैं अमेरिका गई, यहाँ रशिया में गई, और डिफरेंट कंट्रीज में बहुत गई हूँ। और वहां पर आप देखिए कि महिला व्यंग्यकारों के बारे में, महिला व्यंग्यकारों के बारे में बहुत सी बातें पूछी गई मुझसे, और रशिया में विशेष रूप से। फिर उसके बाद एक बीबीसी का इंटरव्यू लंदन में हुआ था, और मुझसे पूछा गया कि मतलब आप क्यों लिखती हैं, क्या मतलब है, मतलब एक महिला होकर व्यंग्य लिखना, या मतलब क्या है? तो भाई हंसी चुटकुले हैं ये, चल कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने और बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन लोग सिर्फ आपको एक हंसी वाला और इस तरह का, तो आपको ये इतना सूझता कैसे?
मैंने कहा शुड आई आस्क यू वन थिंग, आपके देश में तो इतना खुलापन है। जी मैं आपको बता रही हूँ सन 90, सन 95, सन मतलब उस दशक की बातें बता रही हूँ। तो मैंने कहा कि जब इतनी खुली छूट है, सब कुछ है, why come there is no humor writer in your kingdom? You don't allow them to. कहते हैं कि no, we cannot tolerate women making joke of us. तो मैंने कहा लिखना, humor is not a joke. It is fun which I write. And writing humor is not a joke. It is a serious matter. और मैं सचमुच कहती हूँ, ये मजाक नहीं है, ये गंभीरता से लिखना जो है, गंभीरता से हाथ से लिखना, उसके लिए सारा जीवन आपका गुजर जाता है। 2 पंक्तियां कहीं तो क्या कहा, लेकिन उन 2 पंक्तियों ने जो आपको संपूर्णता दी है, जो आनंद की महादशा मिलती है, आपके तालियों से नहीं मिलती। आपको अच्छा लगे ना लगे, हम अपने कर्म में लगे हुए हैं और कर्म करते रहेंगे। इस समय मैं आज बता रही हूँ कि मैं 80 साल की हो चुकी हूँ और 50 साल मैं छपती रही हूँ। उन छपने के पीछे और मैंने 51-52 काफी किताबें लिखी, काफी कंट्रीज में मेरा सम्मान हुआ। अपने देश में नहीं हुआ, वो छोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ तो आज तक हंसिकाओं का इतना, जैसे सूर्यबाला जी या आप विद्वान लोग सारे कह रहे हैं कि उनमें कुछ तथ्य होता है, लेकिन शायद अभी तक आंख ओझल पहाड़ ओझल होता है। और मुझे इस बात का रंज नहीं, इस बात का दुख नहीं है, लेकिन मैं सोचती हूँ, किसी ने कहा था ना, एक दफ्तर में गया था एक व्यक्ति, तो उसने कहा था कि भाई यहाँ जरा ध्यान से रहना। तो काफी अच्छी तनख्वाह पर था वो, तो हर व्यक्ति आता था, उससे तू मैं करके और इस तरह से बात करके चला जाता था, और तनख्वाह बहुत अच्छी थी। तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये क्या तरीका है, मुझे आप सम्मान क्यों नहीं देते? कहते हैं कि सम्मान नहीं मिलेगा, तनख्वाह जितनी बढ़ानी हो बढ़ा दो, सम्मान की बात बिल्कुल इस दफ्तर में नहीं चलेगी। तो आज हमारे देश में वही है कि हम सम्मान के भूखे हैं और सम्मान पूर्वक जीवन जिया है, सम्मान पूर्वक रहेंगे। हमें तालियों की गड़गड़ाहट, हमें अकादमी के पुरस्कार, उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप विदेश में जाकर, वो वैसे तो मैंने कहा था कि मतलब किसी को बाहर विदेश में सम्मान मिला था, तो उसने कहा था कि हाँ, अपने देश में ना मिले तो दर दर भटकना पड़ता है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, क्योंकि हिंदी को इतना सम्मान मिल रहा था, तो मुझे लगा कि वहां पर हमारा थोड़ा बहुत योगदान। और आप मानिए, विदेशों में हमारी हंसिकाएं ज्यादा जानी जाती हैं। लोग, मेरे साथ तो बहुत अच्छा होता है, मैं जहां जाती हूँ, चाहे IAS ऑफिसर हो, चाहे हमारे मंत्री हों, और चाहे चेयरमैन हो, आप जब उनसे मिलिए तो इतने सम्मान से वो मिलते हैं, और कोई ना कोई मुझे 1-2 हंसिकाएं जरूर सुना देता है। और मैं आज आप लोगों से भी यही चाहती थी कि आप मुझे बताएं कि अब तक लिखे का आपको कुछ, क्योंकि अभी इतना, आप गूगल में जाइए, वहां जाइए, ढेर कविताएं मिलेंगी, लेकिन किताबें इतनी महंगी हैं कि खुद हम खरीद नहीं पाते। जो तो कर्टसी होती है कि मिल जाती हैं कुछ पुस्तकें, लेकिन अब अमेज़न पर बहुत अच्छी किताबें आ गई हैं। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को सचमुच कुछ ढंग का लगता है, अपनी तारीफ तो हर कोई करना जानता है, लेकिन आप देखिए ना, हाइकू, किसी ने कहा था, आपको शायद पता नहीं है,
आपने हाइकू लिख दिए हैं। मैंने कहा कि विधा, मैं तो जो लिखती हूँ कोई मात्राएं गिनकर या लघु गुरु का वो देखकर कुछ नहीं करती हूँ, और जो आ गया वो लिख देती हूँ। तो अब जैसे था एक कि जिंदगी खेल, जिंदगी खेल, जिंदगी खेल, तमाशा बना गए रिश्ते बेमेल। अब इसको जब किसी ने मुझे बताया कि जिंदगी खेल 5, 7 और 5 का क्रम है, ऐसे ही तलाक मिला तो हंस दी निगोड़ी, मैं मियाँ की तोड़ी। अब मैंने एक पहले लिखा था कि संगीत विशारद से तलाक पाकर उसने लिखा था कि मैं मियाँ की तोड़ी। और फिर मुझे लगा कि नहीं, संगीत विशारद की जरूरत नहीं है, लोग काफी समझदार हैं और शायद आप लोगों को भी समझ में आ ही गया हो। और सुन ली दुइयां, फटे घाव सी देगी समय की सुइयां। ऐसे ही आशिक पोंगे, आशिक पोंगे, हिंदी की बिद्दी लगी आंशिक होंगे। आप देखिए ना हमारी बिंदी का कितना महत्व है। उसमें तो सिर पीट लिया था उन्होंने समाचार में, हड़ताल का समाचार पढ़कर सिर पीट लिया उन्होंने हड़ताल का समाचार पढ़कर, क्योंकि हड़ताल में, अखबार में हड़ताल का छपा था, आंशिक हड़ताल के स्थान पर आशिक हड़ताल पर। तो आशिक और आंशिक में एक बिंदी क्या कमाल दिखाती है। ऐसे ही अमेरिका में एक बड़ा मजेदार वहाँ के किसी बैंक का प्रोग्राम था हिंदी दिवस का, और वहां पर उन्होंने मैंने देखा कि लोग, अमेरिकन बच्चे तो हिंदी पढ़ रहे हैं और हमारे हिंदुस्तानियों के बच्चे जो हैं फर्राटे से अंग्रेजी बोलते हैं और हाय मैम, हाउ आर यू एंड ऑल दैट। तो अब हिंदी दिवस है और वो नहीं चाहते थे कि मैं कुछ हिंदी को ही यहाँ पर हाईलाइट करूं, जबकि मैं केवल इसलिए गई थी। तो हिंदी की छात्रा ने, विदेशी छात्रा ने हिंदी के प्राचार्य से पूछा कि जी शब्द आदर्श सूचक है या प्रेम सूचक, जी शब्द आदर्श सूचक है या प्रेम सूचक, कृपया बताएं। तो रूपसी का रूप नयनों में आंक कर, रूपसी का रूप नयनों में आंक कर, बगलें झांक कर हंस कर बोले वो, जी लग जाए तो जी ना लगाए। मुझे नहीं पता आपको मेरा जी लगाना अच्छा लगा या नहीं, और मैं बोलती ही चली जाऊंगी, समय का आपकी सीमा है। और मैं चाहती हूँ यदि आपको, जैसे मुझे जो कविताएं प्रायः सुनाई जाती हैं कि एक जगह मैं खड़ी थी तो वो कहते हैं बेटिया के विवाह का विज्ञापन देने चले, गौ सी कन्या को कोल्हू का बैल मिले। फिर एक अन्य स्थान पर ऐसे ऐसी इतनी खूबसूरत अभिव्यक्ति मिली, तो मुझे लगा कि इसके अलावा शायद लेखक को कुछ नहीं चाहिए। मेरे पुरस्कार, मेरे सम्मान और इस सब आप लोगों से, और आज इतनी बड़ी ये उपलब्धि है मेरी आप लोगों के बीच में आना। ये सचमुच अभी बहुत सी मेरी कविताएं आ रही हैं और मेरी रचनाओं को लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, बोला जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग चाहें, कुछ मेरे से आपको लगे कि मैं इस योग्य हूँ कि आपको कुछ मार्ग दिखा सकती हूँ, तो मैं अवश्य बताना चाहूंगी कि, लेकिन मैं कोई निर्देश नहीं दूंगी, कोई ये नहीं कहूंगी कि आप धारा को मोड़िए। हाँ, काफी वो भी लिखे हैं, मुकरियां लिखी हैं, हाइकू लिखे हैं, और सीता जी पर मैं विशेष रूप से
बताना चाहूंगी। जब आपने मुझे इतना केवल हास्य के साथ तो जुड़ी हूँ और जुड़ना मेरा सौभाग्य है, लेकिन सच कहूँ तो वहाँ पर लाइडन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी वगैरह में तो मेरे लेक्चर थे। और लाइडन यूनिवर्सिटी और जब मैं पहले अमेरिका में जेएफ के वहाँ पर उतरी थी, तो हमारे ज़माने में आपको याद होगा कि ये कैसेट होते थे, और कैसेट तो वहाँ पर बहुत लोग मुझे मिले। बहुत जब मैं अभी 20 साल, मतलब आपको 30 साल पहले की, 30 क्या, उस समय मैं 30 वर्ष की थी, उस समय की बात बता रही हूँ। तो उस समय उन्होंने मुझे कहा कि आपको हमने बचपन से पढ़ा है। तो मेरी भतीजी मुझे लेने आई थी और उसने मुझे कहा, बुआ इन लोगों का बचपन कब से शुरू हुआ होगा। और मैंने तब 2 पंक्तियां लिखी थी, बताई थी या यूनिवर्सिटी में जाकर कि आई यूज्ड टू हैव मैनी फैंस, I used to have many fans, but now I am lonely. All those fans turned to be exhaust fans only. धन्यवाद। अब मैं आपका इंतजार में हूँ। धन्यवाद प्रीतम जी, आपने बहुत विस्तार से उस समय की हंसिकाएं, क्षणिकाएं, मुकनिया आदि पर बातचीत की और उस समय के परिदृश्य पर काफी बातचीत की। उस वक्त लेखन क्या किया जा रहा था और लेखक का भी क्या जा रहा था, इस पर भी काफी विस्तार से बातचीत की। क्योंकि अब हमारे साथ समय बीतता जा रहा है, 4:32 हो चुके, तो मैं चाहता हूँ कि संक्षिप्त में जो सवाल हमारे पास आए हैं तो मैं उनको पढ़ देता हूँ। अब संक्षिप्त में उनके जो भी आप मतलब बात करें। तो मेरे पास एक सवाल आया था हनुमान प्रसाद मिश्र का कि मैं सूर्यवाला जी से उत्तर की अपेक्षा करूंगा कि व्यंग्य के अंदर पौराणिक पात्रों से वार्तालाप में अंग्रेजी शब्दों वाक्यों का प्रयोग अनुचित या उचित अथवा चल सकता है। सूर्यवाला जी, इस पर आप अपने ये सब कुछ रचना पर निर्भर करता है और आप कहाँ पर कैसे उस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कहीं कहीं पर ऐसे लगता है यहाँ पर मैं स्वयं कोशिश लगती हूँ, तो ये सब कुछ आपके विवेक पर निर्भर है कि आपकी रचना में कितनी आवश्यकता है, क्योंकि कहीं कहीं भी ये सचमुच आवश्यक हो जाता है, आप एक चित्र आपका पूरा हो जाता है। वरना व्यर्थ का ये आपको अंग्रेजी शब्द जैसे आजकल अखबारों में चल रहा है जो कुछ, वो तो नितांत हास्यास्पद है, उस लोभ में मत पड़िए। और एक और चीज है, अंग्रेजी शब्दों का इस्तेमाल भी आपको हम उसी तरह कहेंगे जैसे आंचलिक शब्दों का इस्तेमाल। तो इंग्लिश हमारे जीवन में इतने अंदर तक धंस चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि आप सोचिए, आप जहाँ देखिए क्या इसकी आवश्यकता है वहाँ पूरे आत्मविश्वास से रखिए। जैसे आंचलिक शब्द भी उतने ही होने चाहिए और उसी जगह पर होने चाहिए जहाँ पर कि आप वो एक परिदृश्य खड़ा कर दें। धन्यवाद। धन्यवाद सूर्यवाला जी। एक और हमारे मित्र का प्रश्न आया हुआ है, सामाजिक व्यंग्य में केवल हिंदू धर्म के रीति रिवाजों या साधु पुजारियों पर कटाक्ष करना कहाँ तक उचित है, क्योंकि अन्य धर्म की आलोचना करने का साहस तो कोई नहीं कर पाता है। एक विचित्र सा समय है इस वक्त, तो मैं सूर्यवाला जी आपसे ये पूछे। हाँ, मुझे बहुत स्पष्ट नहीं हुआ, किसकी आलोचना? सामाजिक व्यंग्य में हिंदू धर्म के रीति रिवाजों की आलोचना। ये देखिए, एक बहुत बड़ी, यही व्यंग्य की सबसे बड़ी ये जो कहते हैं ना, ये उसकी परीक्षा का वो है कि आपकी नीयत साफ पता चलती है, आपकी नीयत किस तरह से, किस दृष्टि से वो आलोचना कर रहा है। और इस तरह से जो कहते हैं बेवजह अपने रीति रिवाजों, संस्कृति, परंपराओं की बिला वजह
आप हंसी उड़ाएं, ये तो मुझे सख्त नापसंद है। मैंने स्वयं कहा है कि ये क्या है कि हम हमेशा कहते रहते हैं क्यों सारे व्रत स्त्री ही रखे, क्यों पत्नी ही रखे, क्यों बहन ही रखे। ये सारी चीजें संस्कृति को खोदने की और विरूप करने की कोशिशें हैं। और बिना बात हिंदू देवी देवताओं की या परंपराओं की या संस्कृति की उथली सतही आलोचना। हाँ, जहाँ आवश्यक है, जैसे हम कहते हैं कि हर धर्म ग्रंथ में वो समय के साथ हमें बदलते रहना चाहिए, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे वो हिंदू धर्म की पुस्तकें हो, तो वो आवश्यक है। धन्यवाद सुरबाला जी। अब मैं प्रभाशंकर उपाध्याय जी का एक प्रश्न है। आज स्तंभ में शब्द की सीमाएं हैं और अखबार के स्तंभ में शब्द सीमा उसके नजरिए के साथ लिखने की व्यवस्था है, तो यह लेखक की व्यवस्था है या अभिव्यक्ति की व्यवस्था है? मैं यह सवाल सरोजनी प्रीतम जी से पूछना चाहता हूँ। सरोजनी प्रीतम जी अपना माइक ऑन कर लें फिर बोलें। मुझे पूरा प्रश्न नहीं मिला, प्रश्न समझा दें जरा। हाँ, मैं अखबार में स्तंभ की शब्द सीमा अखबार के द्वारा तय रहती है, तो इस स्तंभों में लेखक के नजरिया की व्यवस्था है या अभिव्यक्ति की व्यवस्था है? नहीं, देखिए, वैसे तो संक्षिप्तता जो होती है वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि आप बड़े से बड़े लेख को संक्षेप में तभी लिखेंगे जब आपको एक समय सीमा दे दी जाएगी और आप अनर्गल नहीं कहेंगे, तो आप सार रूप में चीज को सामने रखेंगे और उसको रोचक ढंग से रखें, क्योंकि अखबार और पत्रिकाएं, उनमें एक विशेषता ये होती है कि उसमें कुछ सार जरूर होना चाहिए, केवल आपकी बातचीत नहीं होती वो। तो इसलिए जो शब्द की सीमा वो विशेष स्तंभों के लिए इसलिए होती है क्योंकि उनकी भी कोई सीमाएं हैं, और कई लोग सीमा से थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, लेकिन तकरीबन सीमा तय होनी चाहिए। जैसे आपने समय की सीमा रखी हुई है यहाँ पर भी, और हमने उसका उल्लंघन करके खूब बोलना शुरू कर दिया, तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि ऐसी सीमाओं की हर जगह पर जरूरत होती है, वरना तो आपको दिन गुजर जाएंगे, समय इतना वो हो जाएगा कि पीछे कैलेंडर देखना पड़ेगा। तो इसलिए जो हमेशा, मैं तो काफी स्तंभकार भी रही हूँ, और हमें विशेष रूप से कहा गया था कि उतना ही शब्द हो, वरना वो रिजेक्ट होके आप उसको किसी और रूप में कहानी बना दें, किसी और रूप में प्रस्तुत कर दें। लेकिन हमारी स्थिति यही रहेगी, और अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो करिए, नहीं तो और बहुत से पत्र हैं जो कि आपको पूरी छूट भी दे देते हैं। तो ये इस कुछ गलत नहीं है, सीमा बांधनी ही चाहिए। मैं अतिथियों की रचनाओं का पाठ हो, तो सुरबाला जी ने और सरोजनी प्रीतम जी ने अपनी बात के बीच में अनेक रचना पाठ कर दी है, तो शायद हमारा मन भी उससे संतुष्ट है। और मैं उसके आगे ओम वर्मा जी का एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आजकल बहुत चल रहा है और दिलो दिमाग में चल रहा है कि हम सत्ता के पक्ष में नहीं लिखना चाहिए, हमें सत्ता के पक्ष में नहीं लिखना चाहिए, हमेशा उसके विरुद्ध लिखना चाहिए। शायद मैं समझ नहीं पाता कि सत्ता का विरोध करना चाहिए या असत्य, पाखंड, विसंगतियों और भ्रष्टाचार का विरोध सत्ता पक्ष के किसी नुमाइंदे के द्वारा अगर भ्रष्टाचार वो होता है उस पर लिखा जाना चाहिए। तो इसमें क्या है कि मतलब
पहले के जो लोग थे वो सत्ता के विरोध में लिखते, सत्ता की विसंगतियों और विकृतियों पर लिखते थे, अच्छी बातों पर नहीं लिखते थे। इसी को केंद्र में रखकर आज के समय का यह प्रश्न मैं सूरवाला जी से आग्रह करता हूँ कि इस पर बात करें। प्रश्न किससे है सैनी जी? सूरवाला जी से। अच्छा, सूरवाला जी कुछ बोल रही हैं, आवाज नहीं आ रही उनकी। अच्छा, वो माइक ऑन कर लें। जी, मैं ये कह रही थी कि देखिए, वही मैंने कहा कि समस्या वहाँ आ जाती है जब हम वो सीधे व्यंग्य के नाम पर या उनके नाम से गाली गलौज नुमा, जो हमने कहा स्थूल, हम उसका विरोध करने लगते हैं। वरना अगर आपके पास व्यंग्य इसीलिए है, मैंने अपनी वो नागिन वाले उसमें जो कहा ना कि वो नागिन सीधे सीधे डसती है और वो हम सीधे सीधे प्रहार करते हैं, तो व्यंग्य की जो आपको है, बस इसको कलात्मक ढंग से आपको इस्तेमाल करना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आप विरोध अवश्य करिए, क्योंकि अगर आप महसूस करते हैं, लेकिन पहले उस विरोध की तह तक जाइए। किसी भी मुद्दे का जब आपको विरोध करना है तो दो चीजें बहुत आवश्यक हैं, उसकी पहले तह तक जाकर के उसको समझिए, और दूसरी बात ये है कि सिर्फ विरोध के नाम पे विरोध नहीं करना है आपको, वहां पहुंच करके, और तब आप अपनी, यहीं पर आपके व्यंग्य की परीक्षा है कि वो आपको कह नहीं सकते कि आपने इस पर किया है, क्योंकि हाँ, व्यंग्य व्यक्ति पर नहीं, प्रवृत्ति पर कीजिए। राजनीति की, राजनेताओं की, अभिनेताओं की, नेताओं की जो एक प्रवृत्ति रहती है, चाहे लेखकों की, मैंने सोनिया गांधी पर लिखा है, बहुत लोग पसंद करते हैं ये देश और सोनिया गांधी, और पढ़ने वाले खूब समझते हैं कि ये चरण वंदना जो सरोजनी जी ने कहा, वो चरण वंदना की और उसकी एक अंधी भक्ति की ऊपर व्यंग्य किया है, केवल सोनिया गांधी पर नहीं किया है व्यंग्य, किसी व्यक्ति पर नहीं किया है। जबकि नाम मैंने पहली बार अपनी रचना का रखा है कि यह देश और सोनिया गांधी, तो अंधभक्तों की उनकी कितनी अदूरदर्शिता है। तो आप अवश्य विरोध कीजिए, लेकिन आपका विरोध बहुत ही, वही जो मैंने कहा, साइलेंट पिस्टल की तरह वो हो, कि सतसैया के दोहरे की तरह, कि आप उसमें रख दीजिए अपना सब कुछ और लोग पकड़ भी लें, लेकिन आपको ना पकड़ सके। और प्रवृत्ति पर कीजिए, परिदृश्य पर कीजिए, ये किसी एक व्यक्ति के ऊपर उतरने के पक्ष में मैं कभी नहीं, क्योंकि कोई यहाँ दूध का धुला नहीं है, हमाम में सब। शरद जी के व्यंग्य छपते थे, शरद जी का व्यंग्य जो छपता था बहुत माना गया था, और वो सत्ता का क्या उन्होंने, क्योंकि व्यक्ति केवल सत्ता पर थी, और बड़ा खूबसूरत तरीके से उन्होंने व्यंग्य किया था, तो उसको संभाल कर करना जरा मुश्किल काम है और बहुत चिंतन और मनन की जरूरत है। सूर्यवाला जी ने स्थापित कर दिया, सोनिया जी जैसे मतलब विषय को लेकर उसका इस तरह से व्यंग्य करना तो बहुत बड़ी बात। धन्यवाद। मैं बीच में थोड़ा सा लिंक से बाहर हो गया था, तो मैं कुमार सुरेश जी का सवाल नहीं लिख पाया था और चैट से वो विलुप्त हो गया। तो मैं कुमार सुरेश से चाहता हूँ कि वो अपना जो प्रश्न है वो पढ़ दें। कुमार सुरेश जी का जो प्रश्न था, वो जो ओम वर्मा जी का प्रश्न था, उसी को वो भी कह रहे थे कि इस पर जानना चाहते। हाँ तो सर, वो यही बात थी जो लगभग आदरणीय सूर्यवाला जी ने बता दिया है। मेरी भी शिकायत वही थी कि सत्ता का विरोध ना करके प्रवृत्तियों का, भ्रष्टाचार का, वो जिसमें भी मिले, सत्ता पक्ष में मिले या नहीं मिले। और दूसरा ये था कि जब हम रचना लिखते हैं तो हमको पूरी उसकी रिसर्च करना चाहिए, तथ्यों की रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद अपना मन बनाना चाहिए। जैसे अभी अभी जो किसान आंदोलन हुआ, उसका पूरी रिसर्च करिए, पढ़िए, और फिर आप किसी सत्य पे पहुंच के लिखिए। ये नहीं कि हमें बस इस सत्ता के विरोध में लिखना है या हमें इनके विरोध में लिखना है। बस ये बात मेरी भी थी जो आदरणीय सूर्यवाला जी ने लगभग उसको स्पष्ट कर दिया है। धन्यवाद सुरेश जी। अब जो मित्र हैं
क्योंकि मैं मोबाइल पे हूँ, वो मोबाइल पे उनके सवाल लैपटॉप मेरा जोड़ नहीं पाया। तो अगर किसी मित्रों ने मेरे व्हाट्सएप पे कोई सवाल भेजा है तो वो अपना सवाल कर सकते हैं, जयप्रकाश पांडे जी या अन्य मित्र। मैं एक देख पा रहा हूँ यहाँ प्रभाशंकर जी ने लिखा है कि मेरा प्रश्न सही प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया गया है। तो प्रभाशंकर जी अगर चाहें तो अपनी बात बता दें 1-2 मिनट में जो वो पूछना चाहते हैं। हाँ, जी मैं लेने वाला था, कह दीजिए। अच्छा, वो प्रभाशंकर जी लेफ्ट कर गए शायद, वो नहीं, अगर वो जुड़ जाएंगे तो आ गए आ गए। नहीं, लेफ्ट ही कर रहे हैं वो। हाँ, लेफ्ट कर गए हैं, तो अगर आ जाएंगे तो ठीक है, अगर नहीं आ पाएंगे तो अच्छा अभी आ रहे हैं जी प्रभाशंकर जी। फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया लगता है उनका। मैं ज्वाइन किया। प्रभाशंकर जी, अब संक्षिप्त में अपने सवाल को उजागर कर दें। प्रभाशंकर जी शायद वो बोल नहीं पा रहे हैं, तो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार-बार। ठीक है, तो और कोई साथी अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। 1-2 मिनट में जिससे भी पूछना है बता सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो यदि कोई साथी पूछना चाहते हैं, किसी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो अभी तो कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा। हाँ जी सैनी जी, तो आप कंटिन्यू करिए। तो फिर मैं सूरबाला जी और प्रीतम जी से 1-2 मिनट में, क्योंकि समय काफी हो गया है, 4:47 करीब हो रहे हैं, अगर कोई बात छूट गई है सूरबाला जी तो 1-2 मिनट में कहते हैं। उसके बाद प्रीतम जी, कोई बात अगर लगती छूट गई है तो आप कह दें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं एक बड़ी अबोध सी बात करूंगी आपको, सीधी नहीं, कि मैंने, लोग अक्सर कहते हैं मुझसे कि आप कथा लेखन में प्रतिष्ठित हो गई थी तो आपको व्यंग्य लिखना क्यों प्रारंभ किया। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मैंने कथा लेखन में प्रतिष्ठित होने के बाद व्यंग्य लिखना नहीं शुरू किया। मैं बहुत बचपन से व्यंग्य लिख रही हूँ, मेरे अंदर है वो, ऐसा और जानबूझ के नहीं कह के। और एक सबसे मजेदार बात यह है, दिलचस्प बात, कि मैंने जब व्यंग्य में लिखती रहती थी, खचाती रहती थी कहीं पर, मुझे पता नहीं था कि मैं लिख क्या रही हूँ, ये क्या है, ये तो कहानी भी नहीं है, लेख भी नहीं है। लेकिन बड़ी होकर के, और जब मैंने धर्मयुग में आकर के यहाँ नियमित विवाह हो गया, बड़ी हो गई, और बैठे ठाले में धर्मयुग में शरद जोशी का देखा, परसाई, कुछ इन व्यंग्यकारों को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे लगा कि ऐसा ही तो मैं भी लिखती हूँ। तो कहने का मतलब कि मैंने व्यंग्य नहीं, व्यंग्य ने मुझे चुना, मैंने व्यंग्य को नहीं चुना। तो ये होती है स्पिरिट या आत्म, जो कहते हैं ना अपने आप। ये जब आपकी आत्मा से व्यंग्य निकलता है तो व्यंग्य पहले लिखा गया, नामकरण बाद में हुआ कि ये व्यंग्य है। बस ये जी धन्यवाद। हाँ, सरोजनी जी, आप अपनी 1-2 मिनट में बात रखें। प्रभाशंकर जी जुड़ गए हैं, आपकी बात के बाद प्रभाशंकर जी कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं तो फिर उनका लेकर फिर हम आगे। हाँ, सरोजनी जी, अपना माइक ऑन कर लें। सरोजनी जी, सरोजनी जी अपना माइक ऑन करें। ठीक है, मैं हो गया जी, बोलिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से, ये बहुत एक आपने विमर्श के लिए जो विषय चुना और जिस तरह से हम लोगों से बातचीत हुई, तो लगा कि बहुत सी बातें उभर कर आई हैं। मैं चाहती थी कि आपकी ओर से कुछ और भी प्रश्न आते, कुछ और फरमाइश आती, तो फिर किसी समय आप और समय दीजिए ताकि बातचीत और ऐसे लोगों से मिलना चाहूंगी जो कि आज की सामयिक स्थितियों पर व्यंग्य तो कर रहे हैं, कविताएं लिख रहे हैं, तो उनसे मैं विमर्श करना चाहूंगी और चाहूंगी कि वो क्या कर रहे हैं और किस तरह से उनको कुछ, यदि कुछ मार्गदर्शक के योग्य मुझे समझते हैं
तो मैं जरूर उसमें शामिल हूँ। धन्यवाद सरोजनी जी। और प्रभाशंकर जी संक्षिप्त में प्रश्न को स्पष्ट कर दें और मैं सरोजनी जी से उसका जवाब ले लूँ। हाँ प्रभाशंकर जी। हेलो, हाँ जी, हाँ आइए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, मेरा प्रश्न यह था कि आज के अधिकांश व्यंगकार शब्द सीमाओं में बनकर लिख रहे हैं। अखबारों के कॉलम की मांग के अनुसार तय शब्द सीमा में लिखना उनकी व्यवस्था है। क्या यह बंधन अपने को पूरी तरह से अभिव्यक्त करने में असुविधाजनक नहीं है? अखबारों के नजरिए से लिखने वाले भी बहुत हैं, किंतु उन रचनाओं से यह मालूम नहीं पड़ता कि व्यंगकार का खुद का नजरिया क्या है। इस बारे में अपनी विचार दीजिए। हाँ सरोजनी जी। मेरे ख्याल में सीमा में बंधना तो है, लेकिन व्यंगकार जितने भी जो मेरी नजर में आए हैं और जितने भी स्तंभ लिखे जा रहे हैं उनमें उतने ही शब्दों में संपूर्ण अभिव्यक्ति हो जाती है और वो बहुत अच्छी अभिव्यक्ति होती है। उनके लिए सीमा बंधन नहीं होगा तो वो बहुत पन्ने पर पन्ने रखते जाएंगे जिसका उपयोग अखबार में नहीं होगा। लेकिन आपके विचार इतने उच्च हैं और लोगों तक आपने पहुंचाने हैं तो उनको सीमित कर लीजिए, उसमें क्या मुझे नहीं लगता कि कई बार हमें अपने आप को ढालना पड़ता है, लेकिन ढालने के लिए साधना करनी पड़ती है। आप जो लिख रहे हैं, जो देखिए मांग और खपत, इन चीजों की तरफ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी खपत भी हो सके। लेकिन आपने किसी मांग पर विशेष रूप से लिखा है तो उसको तो स्तंभ में डाला जाएगा। अन्यथा आप जो बहुत अच्छा लिख रहे हैं उसके लिए बहुत फलक है, बहुत पन्ने खुले हुए हैं। तो ये कोई सीमा रेखा, हर किसी की अपनी सीमाएं हैं और सीमा रेखा में बनना पड़ता है। और यदि आप नहीं उस दायरे में आते तो फिर आप किसी और विधा में चले जाएंगे। स्तंभकारों का तो मुझे बहुत ज्यादा अनुभव है और स्तंभों के अनुसार लोग लिखते हैं, लेकिन हम लोगों ने स्वयं लिखकर उसको उसके उपयुक्त किया है और लोग उन्होंने भी शब्द सीमा बढ़ानी पड़ी उन्हें, क्योंकि उसमें अभी पूरी अभिव्यक्ति नहीं आई थी। तो अभिव्यक्ति पूरी होनी चाहिए और यदि वहां पर खपत नहीं है तो कहीं और दे दीजिए, लेकिन उसमें बंद कर उसकी रचना का सत्यानाश नहीं करना चाहिए। जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद उपाध्याय जी और सरोजनी जी। अब हम इस गोष्ठी के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। मैं बहुत आदर के साथ मधु आचार्य आशावादी जी को आमंत्रित करता हूं। वे इस अतिथियों का और हमारे सम्मानित सदस्यों का आभार प्रदर्शन करें। मधु आचार्य जी। जी धन्यवाद रमेश सैनी जी। जी आज बहुत अच्छा विमर्श सुनने को मिला। एक गहरे अनुभव से सूर्य बालाजी ने व्यंग को लेकर हमारे मन में जो कई शंकाएं थी उनका निदान किया। और जब हम बच्चे थे तब से हम सरोजनी प्रीतम जी को पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको सुनकर मन को सुकून मिला। मैं दो बातें जरूर रेखांकित करना चाहूंगा जो इस व्यंग विमर्श में उभर कर सामने आई। जैसे सूर्य बालाजी ने जो कहा कि व्यंग का रुख हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, प्रहारात्मक नहीं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यंग विसंगति पर लिखा जाता है। विसंगति अगर हम उसके निदान के साथ सकारात्मक होकर अपनी बात नहीं करेंगे तो पाठक को आत्मसात नहीं करेगी। और दूसरी जो उन्होंने हास्य और व्यंग के बीच में एक लंबी बहस अरसे से चली आ रही है, उसको लेकर उन्होंने कहा कि हास्य व्यंग की नक्काशी है, नक्काशी की तरह हास्य का उपयोग व्यंग में होना चाहिए। ये दो बातें बहुत बहुत ज्यादा। और सैद्धांतिक स्तर पर जैसे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि व्यंग अब एक विधा है, तो मैं तो शुरू से इस बात का हामी रहा हूं कि व्यंग अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा है और विधा के रूप में इसे माना, समझा और जाना सब लोग करने लग गए हैं, तो हमें भी करना चाहिए और ये विषय ही नहीं उठाना चाहिए। सरोजनी जी ने संचिकाओं के माध्यम से
इतने नुकीले तीर चलाकर साबित किया कि कम शब्दों में कितनी मारक बात कही जा सकती है। मैं सभी संभागियों का जिन्होंने बहुत ही उत्साह से इस आज के विमर्श में भाग लिया, उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। खास तौर पर सूर्यबाला जी, सरोजनी जी, रमेश सैनी जी, रमेश तिवारी जी और प्रश्न पूछने वाले सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। मैं मधु जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और हम मैं आप सभी लोगों का बहुत आभार धन्यवाद। अब हम अपनी गोष्ठी की समाप्ति की घोषणा करते हैं। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।